नमस्कार। आज हम 1 सितंबर 2025 की कुछ बहुत ज़रूरी खबरों पर गहराई से बात करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री मोदी की विदेश यात्राओं से। काफ़ी हलचल है, पहले जापान गए, फिर चीन। हाँ, ये बैक टू बैक दौरे काफी अहम है। जापान में वो शिनकानसेन मतलब बुलेट ट्रेन में सफ़र किया उन्होंने, और कुछ ज़रूरी समझौते भी हुए। और फिर गलवान के बाद पहली बार चीन पहुंचे SCO समिट के लिए। वहाँ शी जिनपिंग और पुतिन से भी मिलने की बात है। तो ये कूटनीतिक तौर पे बहुत कुछ कह रहा है। चलिए इसी को थोड़ा खोलते हैं। पहले जापान वाले दौरे की बात करें तो प्रधानमंत्री ने शिनकानसेन में अपने जापानीज समकक्ष शिगेरो इशिबा के साथ सफ़र किया। ये अपने आप में एक तस्वीर काफी कुछ कहती है ना? हाँ बिल्कुल, सिंबॉलिज्म काफी स्ट्रांग है। और वहाँ उन्होंने भारतीय ट्रेन ड्राइवरों से भी मुलाकात की। लेकिन शायद उससे भी ज्यादा जरूरी वो समझौते रहे जो सेमीकंडक्टर, हाई स्पीड रेल और चंद्रयान 5 पर हुए। सही कहा, ये महज रूटीन समझौते नहीं है। सेमीकंडक्टर वाला समझौता देखिए, ये भारत की कोशिश है कि वो ग्लोबल सप्लाई चेन में अपनी जगह मजबूत करे, चीन पर निर्भरता कम हो। हाँ, ये तो बड़ा मुद्दा है आजकल। बिल्कुल। और जापान इसमें एक बड़ा टेक्नोलॉजिकल पार्टनर बनकर उभर रहा है। फिर चंद्रयान 5 पर जैक्सा, जो जापान की स्पेस एजेंसी है, उसके साथ समझौता। ये दिखाता है कि स्पेस में खासकर मुश्किल मिशंस के लिए भारत अब बड़ी ताकतों के साथ मिलकर काम कर रहा है। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी लेना देना नहीं है, एक गहरा होता स्ट्रेटेजिक रिश्ता है। इंडो पैसिफिक में जो चल रहा है उसके लिहाज से भी ये आम है। और फिर जापान से सीधे चीन, तियानजिन में SCO शिखर सम्मेलन के लिए। ये विजिट इसलिए भी खास है क्योंकि गलवान वाली घटना के बाद ये प्रधानमंत्री की पहली चीन यात्रा है। जी। खबरें ये भी हैं कि साइडलाइंस पर शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन से अलग-अलग मुलाकातें भी हो सकती हैं। जाहिर है बातचीत सीमा विवाद, आतंकवाद, कनेक्टिविटी, इन्हीं सब पर होगी। देखिए, ये भारत के लिए ना एक बहुत ही डेलिकेट बैलेंसिंग एक्ट है। मतलब एक तरफ आप जापान, अमेरिका के साथ क्वाड जैसे ग्रुप्स में नजदीकी बढ़ा रहे हैं, हाँ। और दूसरी तरफ SCO जैसे मंच पर आपको चीन और रूस के साथ भी बैठना है। तो इसके जियोपॉलिटिकल मायने बहुत गहरे हैं। SCO भारत को सेंट्रल एशिया तक पहुंच देता है, टेररिज्म पर बात करने का एक प्लेटफॉर्म देता है। लेकिन चुनौतियां भी तो हैं। चीन से सीमा का मसला है, रूस पर पश्चिम का दबाव है। वही तो, चुनौतियां भी कम नहीं है। भारत यहां अपने हितों को कैसे साधता है, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। ये सिर्फ द्विपक्षीय मुलाकातें नहीं है, ये असल में बदलते हुए ग्लोबल ऑर्डर में भारत अपनी जगह कैसे बना रहा है, उसकी एक झलक है। और इसी से जुड़ी एक और खबर आई है। क्रेमलिन ने कंफर्म किया है कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन दिसंबर में भारत आएंगे। अच्छा। हाँ, और SCO समिट के दौरान भी मोदी और पुतिन के बीच एक अलग से द्विपक्षीय बैठक की प्लानिंग है। ये दिखाता है कि यूक्रेन संकट और पश्चिमी दबावों के बावजूद भारत और रूस अपने पुराने जो स्ट्रेटेजिक रिश्ते हैं उन्हें बनाए रखने को लेकर सीरियस हैं। हाँ, ये बात तो साफ दिख रही है। ऊर्जा है, डिफेंस है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का सवाल है, ये चीजें आज भी इन रिश्तों को जिंदा रखे हुए हैं। भारत साफ तौर पर किसी एक खेमे में नहीं जाना चाहता, वो अपने हिसाब से मल्टीपोलर दुनिया में अपनी जगह तलाश रहा है। अच्छा, अब एक और अंतर्राष्ट्रीय खबर अमेरिका से। वहां की एक अदालत ने भारत से आने वाले कुछ सामानों पर जो ट्रंप के जमाने के एक्स्ट्रा टैरिफ लगे थे उन्हें अवैध करार दे दिया है। हाँ, ये बड़ी खबर है। ये करीब 50% तक का अतिरिक्त शुल्क था कुछ चीजों पर। लेकिन एक पेंच है इसमें, ये टैरिफ अभी भी 14 अक्टूबर तक लागू रहेंगे। तो सरकार अब जो प्रभावित एक्सपोर्टर्स हैं उनके लिए राहत पैकेज पर सोच रही है। देखिए, ये सैद्धांतिक तौर पर तो भारतीय निर्यातकों के लिए एक बड़ी जीत है, खासकर स्टील, एल्यूमिनियम सेक्टर के लिए जो बहुत बुरी तरह प्रभावित हुए थे। ये टैरिफ नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर लगाए गए थे, जिसे कोर्ट ने सही नहीं माना। लेकिन जैसा आपने कहा, 14 अक्टूबर तक का इंतजार ये प्रैक्टिकल दिक्कतें पैदा करता है। हाँ, तब तक तो अनिश्चितता बनी रहेगी। बिल्कुल। एक्सपोर्टर्स को अभी भी क्लैरिटी नहीं है और उन्हें वाकई राहत पैकेज की जरूरत होगी। ये दिखाता है कि कैसे इंटरनेशनल ट्रेड में कानूनी चीजें और घरेलू राजनीति सब उलझा रहता है। फैसला आ भी जाए तो जमीन पर असर होने में वक्त लगता है। और एक छोटी सी अपडेट और थी, भारत ने टर्किश एयरलाइंस को विमान लीज पर देने पर जो रोक लगाई थी वो हटा ली है। हाँ, वो रोक तब लगी थी जब पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया था। उससे टर्किश एयरलाइंस के ऑपरेशंस में दिक्कत आ रही थी भारत के लिए। अब हालात नॉर्मल हैं तो रोक हटाना लॉजिकल है। इससे दोनों देशों के बीच एयर ट्रैफिक स्मूथ होगा। चलिए अब जरा देश की अर्थव्यवस्था का हाल जानते हैं। यहाँ से तो एक काफी अच्छी खबर आई है। हाँ। वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही मतलब अप्रैल से जून, इसमें GDP ग्रोथ रेट 7.8% रही है। 7.8,
ये तो काफी मजबूत आंकड़ा है। हाँ, और ये पिछले 5 क्वार्टर्स में सबसे ज्यादा है। लगभग सभी बड़े सेक्टर, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज, आईटी, सब ने अच्छा परफॉर्म किया है। यह आंकड़ा कई एनालिस्ट की उम्मीदों से भी बेहतर बताया जा रहा है। कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट बढ़ा है, घरेलू खपत मजबूत है और एक्सपोर्ट्स में भी सुधार है। ये सब मिलकर हुआ है। सही है। ये वाकई ध्यान खींचने वाली बात है, खासकर तब जब दुनिया भर में इकोनॉमिक स्लोडाउन की बातें हो रही हैं। निश्चित रूप से 7.8% की ग्रोथ रेट इंप्रेसिव है। ये भारतीय अर्थव्यवस्था की जो आंतरिक मजबूती है, जो रेजिलियंस है, उसको दिखाता है। जहां कई डेवलप्ड देश मंदी की बात कर रहे हैं, भारत का ये प्रदर्शन उसे एक ब्राइट स्पॉट बनाता है। लेकिन क्या ये टिकाऊ है? ये सवाल भी मन में आता है। बिल्कुल सही सवाल है। हमें थोड़ा गहराई में देखना होगा। क्या ये सिर्फ पिछले क्वार्टर के लो बेस का असर है? आगे घरेलू मांग कितनी मजबूत रहती है? ग्लोबल स्लोडाउन का असर अगली तिमाहियों में कितना दिखेगा? ये सब देखने वाली बातें होंगी। हाँ, ये जरूर है कि इस ग्रोथ से इन्वेस्टमेंट का माहौल सुधरता है, रोजगार बढ़ने की उम्मीदें जगती हैं, जो आम लोगों के लिए सबसे जरूरी है। अर्थव्यवस्था से ही जुड़ी एक और बड़ी खबर है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड (IOCL) ने अगले 5 सालों में 1.66 लाख करोड़ रुपए के जबरदस्त निवेश का ऐलान किया है। 1.66 लाख करोड़, ये तो बहुत बड़ी रकम है। हाँ, बहुत बड़ी। ये पैसा क्रूड ऑयल रिफाइनिंग कैपेसिटी बढ़ाने, गैस इंफ्रास्ट्रक्चर, पेट्रोकेमिकल्स और खास तौर पर रिन्यूएबल एनर्जी और फ्यूल मार्केटिंग नेटवर्क पर खर्च होगा। ये सिर्फ IOCL के एक्सपेंशन की बात नहीं है, ये भारत के पूरे एनर्जी लैंडस्केप में एक बड़े बदलाव का संकेत है। खास बात यह है कि इसमें ट्रेडिशनल फ्यूल के साथ साथ रिन्यूएबल एनर्जी पर भी फोकस है। हाँ, ये नोट करने वाली बात है। इसका मतलब है कि IOCL जैसी बड़ी सरकारी कंपनी भी एनर्जी ट्रांजिशन को, मतलब ऊर्जा परिवर्तन को, बहुत गंभीरता से ले रही है। ये पैसा शायद ग्रीन हाइड्रोजन, बायोफ्यूल, EV चार्जिंग इंफ्रा, ऐसे भविष्य के एरियाज में जाएगा। अच्छा। इससे न सिर्फ भारत की एनर्जी सिक्योरिटी मजबूत होगी, बल्कि जो हमारे क्लाइमेट चेंज वाले लक्ष्य हैं, पेरिस एग्रीमेंट वाले, उन्हें पाने में भी मदद मिलेगी। ये दिखाता है कि भारत एनर्जी में आत्मनिर्भरता के साथ साथ सस्टेनेबिलिटी पर भी फोकस कर रहा है। और इसी के साथ जुलाई महीने के इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के आंकड़े भी आए हैं। 3.5% की ग्रोथ। इसमें मेन रोल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का रहा है। हाँ, ये IIP का आंकड़ा GDP के आंकड़ों से मेल खाता है। अच्छा, अर्थव्यवस्था के बाद अब जरा रक्षा और टेक्नोलॉजी की तरफ चलते हैं। यहाँ आत्मनिर्भरता की दिशा में एक अहम खबर है। बताइए। खबर है कि सितंबर के आखिर तक इंडियन एयरफोर्स IAF को HAL से पहले 2 तेजस मार्क 1A फाइटर जेट मिल जाएंगे। अरे वाह, ये तो बड़ी खबर है। हाँ, और बताया जा रहा है कि ये जो नए विमान हैं, इनमें बेहतर हथियार सिस्टम्स हैं, एडवांस्ड एवियोनिक्स हैं और CNC पैनल इंटीग्रेशन जैसी चीजें हैं। तेजस मार्क 1A की डिलीवरी वाकई एक मील का पत्थर है। ये सिर्फ 2 विमान मिलना नहीं है, ये भारत के अपने डिफेंस इंडस्ट्री की बढ़ती हुई कैपेबिलिटी का सिंबल है। मार्क 1A जो है, वो पुराने तेजस का काफी एडवांस्ड वर्जन है। इसमें बहुत इंप्रूवमेंट्स हैं, बेहतर रेडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, हवा में फ्यूल भरने की क्षमता, और ये जो CNC पैनल इंटीग्रेशन है ना, ये क्या चीज है? इसका मतलब है कि कंप्यूटर कंट्रोल्ड मशीनों से एयरक्राफ्ट के पार्ट्स को ज्यादा प्रिसीजन के साथ बनाया और फिट किया गया है। इससे एयरक्राफ्ट की परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी दोनों बढ़ती हैं। अच्छा, तो ये आत्मनिर्भर भारत के लिए एक बड़ी कामयाबी है, और इससे जाहिर है IAF की कॉम्बैट कैपेबिलिटी बढ़ेगी। हाँ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये टेस्ट बेड क्या होता है और क्यों जरूरी है? देखिए, एरो इंजन टेस्ट बेड एक ऐसी फैसिलिटी होती है जहां एयरक्राफ्ट के इंजनों की जमीन पर टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन होता है। मतलब उड़ान भरने से पहले इंजन को हर तरह से परखा जाता है। अच्छा, जमीन पर ही? हाँ, जमीन पर। अभी तक भारत अपने फाइटर जेट्स या दूसरे एयरक्राफ्ट के इंजनों की जो कॉम्प्लेक्स टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन है, उसके लिए काफी हद तक विदेशों पर निर्भर था। इसमें टाइम भी लगता था, पैसा भी। अब नोएडा में ये जो स्टेट ऑफ द आर्ट टेस्ट बेड बना है, इससे देश में ही इंजनों को पूरी तरह टेस्ट करना, उनकी कमियों को दूर करना और उन्हें सर्टिफाई करना मुमकिन होगा। ये हमारे अपने इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम को बहुत बूस्ट देगा, और आगे चलकर भारत इंजन रिपेयर और ओवरहॉल का एक रीजनल हब भी बन सकता है। तो ये आत्मनिर्भरता की तरफ एक बहुत सॉलिड कदम है। अब आते हैं साइंस और स्पेस पर। प्रधानमंत्री की जापान यात्रा के दौरान ISRO और जापान की स्पेस एजेंसी JAXA के बीच चंद्रयान 5 मिशन के लिए एक समझौता हुआ है। जी हाँ, ये चंद्रयान 3 की सफलता के बाद अगला बड़ा कदम है, और इस बार भारत अकेला नहीं है। हाँ, ये जॉइंट मिशन है। बिल्कुल, चंद्रयान 5 एक जॉइंट मिशन होगा।
इसरो और जैक्सा मिलकर चांद के साउथ पोल को एक्सप्लोर करेंगे। साउथ पोल आजकल पूरी दुनिया की स्पेस एजेंसीज के लिए हॉट टॉपिक बना हुआ है। क्यों, वहाँ ऐसा क्या है? तो हमेशा अंधेरे में रहने वाले क्रेटर्स हैं, उनमें पानी की बर्फ मिलने की बहुत ज्यादा संभावना है, और ये पानी भविष्य के मून मिशंस के लिए, वहां बेस बनाने के लिए एक बहुत बड़ा रिसोर्स हो सकता है। अच्छा। तो इस तरह के जॉइंट मिशन से दोनों देशों को एक दूसरे की एक्सपर्टीज और रिसोर्सेज का फायदा मिलेगा। ये दिखाता है कि कैसे स्पेस एक्सप्लोरेशन जैसे महंगे और कॉम्प्लेक्स काम के लिए इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एक अच्छी स्ट्रैटेजी है। अब देश के अंदर की कुछ खबरों पर आते हैं, और अफसोस की बात है कि शुरुआत एक दुखद खबर से करनी पड़ रही है। जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ दिनों से जो भारी बारिश और लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, हाँ, बहुत भयानक तस्वीरें आ रही हैं। उससे बड़ी तबाही हुई है। ताज़ा खबरों के मुताबिक 1100 से ज्यादा जानें जा चुकी हैं और 32 लोग अभी भी लापता हैं। जम्मू, रियासी, किश्तवाड़ जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। ओह, ये तो बहुत बड़ी संख्या है। स्थिति इतनी गंभीर है कि गृह मंत्री अमित शाह खुद 2 दिन के दौरे पर जम्मू कश्मीर पहुंचे हैं। वो राहत के कामों का जायजा लेंगे, प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे भी करेंगे। स्कूल कॉलेज बंद है और रेस्क्यू ऑपरेशन बड़े पैमाने पर चल रहा है। ये वाकई एक बहुत बड़ी त्रासदी है। पहाड़ी इलाकों में ऐसी भारी बारिश और लैंडस्लाइड्स अक्सर बहुत नुकसान करते हैं, और वहाँ रेस्क्यू और रिलीफ का काम भी मुश्किल रास्तों और खराब मौसम की वजह से बहुत चैलेंजिंग होता है। ये घटना हमें एक बार फिर हिमालय के जो नाजुक इकोसिस्टम है और क्लाइमेट चेंज के बढ़ते खतरे हैं, उनकी याद दिलाती है। ऐसी आपदाओं से निपटने के लिए बेहतर अर्ली वार्निंग सिस्टम, सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर और तेज रिस्पॉन्स मैकेनिज्म की जरूरत है। अभी तो फौरन राहत पर फोकस है, लेकिन आगे लॉन्ग टर्म रिहैबिलिटेशन और भविष्य में ऐसे नुकसान को कम करने पर भी सोचना होगा। अब जरा राजनीति का रुख करते हैं। पिछले कुछ वक्त से जो ईवीएम पर बहस चल रही है, वो फिर से तेज हो गई है। हाँ, ये मुद्दा फिर से गरमा रहा है। विपक्षी दल, खासकर कांग्रेस, ईवीएम के खिलाफ अपना कैंपेन तेज कर रहे हैं। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हाल में कर्नाटक, महाराष्ट्र, हरियाणा चुनावों में वोट चोरी का आरोप लगाया है। उनकी मेन डिमांड है कि चुनाव पुराने तरीके से, मतलब बैलेट पेपर से हो। सुनने में आया है कि बिहार चुनाव प्रचार में वोट चोर, गद्दी छोड़ जैसे नारे भी लग रहे हैं। हाँ, ये साफ करना जरूरी है कि ये अभी विपक्ष के आरोप और मांगे हैं। देखिए, ईवीएम पर विवाद भारतीय राजनीति में एक तरह से परमानेंट फीचर बन गया है। ये कोई नई बात नहीं है। हाँ, ये तो काफी टाइम से चल रहा है। बिल्कुल। समय समय पर अलग अलग पार्टियां जब वो विपक्ष में होती हैं, ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाती रही हैं। इसके पीछे कई वजह हो सकती हैं: चुनावी हार की फ्रस्ट्रेशन, टेक्नोलॉजी को लेकर शक, या फिर वोटर्स के मन में डाउट पैदा करने की एक पॉलिटिकल टैक्टिक। और चुनाव आयोग का क्या कहना है? चुनाव आयोग लगातार कहता रहा है कि ईवीएम पूरी तरह से सेफ है, टैंपर प्रूफ है। उसने कई बार टेक्निकल डेमो और हैकिंग चैलेंज भी रखे हैं। ये बहस असल में इलेक्टोरल प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी और ट्रस्ट के बड़े सवाल से जुड़ी है। विश्वास का सवाल। हाँ, एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए ये जरूरी है कि चुनाव प्रक्रिया पर सबका भरोसा हो, लेकिन बिना ठोस सबूत के सिर्फ आरोप लगाना भी सिस्टम में भरोसे को कमजोर करता है। ये थोड़ा पेचीदा मसला है जिस पर लॉजिकल और फैक्ट बेस्ड बहस होनी चाहिए, सिर्फ पॉलिटिकल बयानबाजी नहीं। और आखिर में स्पोर्ट्स से वो छोटी मगर दिलचस्प खबरें। राहुल द्रविड़ ने राजस्थान रॉयल्स के हेड कोच के पद से इस्तीफा दे दिया है। अच्छा, राहुल द्रविड़ ने? ये आईपीएल के लिहाज से बड़ी खबर है। हाँ, इसी विचार के साथ आज की इस बातचीत को यहीं रोकते हैं। सुनने के लिए शुक्रिया। धन्यवाद।